बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनके अंदर किस जगह पे लैंगिक जनन संपन्न होता है, तो उसके लिए हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा था। आज हम पढ़ेंगे बेटा जो लैंगिक जनन है उसकी जो 3 घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। उसमें पहली घटना के बारे में पढ़ेंगे जो कि है निषेचन पूर्व घटना। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि निषेचन पूर्व घटनाओं में हमें 2 घटनाओं के बारे में पढ़ना है कि युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है और युग्मक का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। निषेचन पूर्व घटनाएं जो है उसके अंदर हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला, युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है, फिर नर के अंदर नर युग्मक बनेगा, मादा के अंदर मादा युग्मक बनेगा, तो उनका स्थानांतरण कैसे हो रहा है। बेटा प्लांट के अंदर स्थानांतरण को बताने के लिए एक टर्म दिया गया है जिसे हम परागण कहते हैं। तो दूसरा हम परागण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक युग्मक निर्माण, जिसको हम इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। बेटा गैमेटो का मतलब होता है युग्मक और जेनेसिस का मतलब होता है बनना। तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण हो उसे अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। बेटा युग्मक का जो निर्माण है वो नर भाग में भी होगा और मादा भाग में भी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर भाग के अंदर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि मादा भाग के अंदर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नर भाग के अंदर युग्मक निर्माण। बेटा नर भाग जो होता है पुष्प के अंदर, उसके अंदर युग्मक का निर्माण कैसे होता है उससे पहले हल्का सा उसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो बेटा जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर जो नर भाग होता है उस नर भाग को हम क्या कहते हैं, पुमांग कहते हैं। बेटा ये जो पुमांग होता है ये किससे मिलके बना होता है, तो हम बोलेंगे कि ये पुंकेसर से मिलके बना होता है। इसी पुंकेसर को हम स्टेमन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्टेमन भी बोला जाता है। तो पुष्प के अंदर जो भी नर भाग होगा उसे मिला के हम क्या कहेंगे, पुमांग कहेंगे। और ये जो पुमांग होता है ये किससे मिलके बना होता है, पुंकेसर से। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि ये जितने भी पार्ट हैं इन सबको मिला करके पुमांग बोला जा रहा है, और इसमें से जो एक पार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे, पुंकेसर। ऐसे दूसरा पुंकेसर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। अगर आपको हल्का फुल्का याद हो बेटा तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि ये जो पुंकेसर होते हैं ये पुंकेसर मिल करके बंडल बनाते हैं। अगर ये सारे मिलकर एक बंडल बनाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक संगी बोलते हैं। याद आ रहा है क्या आपको? और अगर ये मिलके 2 बंडल बनाएं तो उसे हम द्विसंगी बोलते हैं। और अगर ये मिलके 2 से ज़्यादा बंडल बनाए तो उसे हम बहुसंगी बोलते हैं। 2 से ज़्यादा बंडल बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 से ज़्यादा बंडल बनाए तो उसे हम बहुसंगी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल भी थे बेटा क्लास 11th में। जैसे एक संगी का एग्जाम्पल था गुड़हल, जिसको हम इंग्लिश में चाइना रोज भी बोलते हैं, चाइना रोज। एंड द्विसंगी का जो एग्जाम्पल था वो था मटर, और बहुसंगी का जो एग्जाम्पल था बेटा वो थे सिट्रस पादप, यानी जो खट्टे फल वाले पादप होते हैं, जैसे नींबू हो गया, मौसमी हो गई, ये सारे के सारे जो है ये सिट्रस प्लांट के अंदर आते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे कि जो पुंकेसर है वो मिलके कितने बंडल बनाता है या किस किस टाइप के बंडल बनाता है उसके। ये 11th क्लास का है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे बेटा, बट यहाँ पे पढ़ रहे थे तो उसको भी थोड़ा बहुत देख लिया। अब आइए अपन पुंकेसर के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बेटा जो पुंकेसर होता है NCERT बोलती है कि उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले एक डंठल नुमा संरचना होती है जो इसको थैलेमस यानी जो पुष्पासन है उससे जोड़ के रखती है। इस डंठल नुमा संरचना को हम बोलते हैं तंतु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट। और बेटा जो इस फिलामेंट के जो ऊपर की तरफ उपस्थित एक फूला हुआ सा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं परागकोश। इसी को हम
इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा कि एक स्टेमन के अंदर, एक पुंकेसर के अंदर मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से? परागकोश और तंतु। लेकिन अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उस स्टैंडर्ड बुक में आपको एक और पार्ट का जिक्र मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजी। तो सर अगर एग्जाम में आ जाए या फिर मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए कि पुंकेसर में दो भाग होते हैं, तो क्या ये वाली बात सही रहेगी या मैं गलत बोल के आऊँगा? नहीं बेटा, ये वाली बात बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है कि इसके दो पार्ट हैं। तो जो एनसीईआरटी बोलती है हमें वही मानना है। एनसीईआरटी इस वाले पार्ट को अलग से पार्ट नहीं मानती है, वो इसी परागकोश के अंदर इसको सम्मिलित कर लेती है। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है और एनसीईआरटी बोलती है इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो ये जो तंतु होता है ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है? तो उसके लिए मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का, थोड़ी ये जो डायग्राम है बेटा ये कुछ इस तरीके का है। इस तरीके से एक फूला हुआ सा पार्ट है और इस तरीके से एक डंठल जैसी संरचना है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम तंतु बोल रहे हैं। ये जो तंतु है इसका काम क्या है? इस परागकोश को किससे जोड़े रखना? फ्लावर के पुष्पासन वाले भाग से जोड़े रखना है। अब ये जो तंतु होता है, इस तंतु के दो हिस्से होते हैं बेटा। कौन कौन से? तो ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि ये पुष्पासन से दूर है इसीलिए इस भाग को हम बोलते हैं दूरस्थ भाग। बेटा इसी को इंग्लिश में हम डिस्टल पार्ट बोलते हैं, डिस्टल पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये पुष्पासन के पास है इसीलिए इसको हम समीपस्थ भाग बोलते हैं। इसी को हम इंग्लिश में प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट। बेटा ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल जो टर्म है ये बार बार रिपीट होते हैं। जनरली हम प्रॉक्सिमल जो है पास वाले के लिए यूज़ करते हैं, डिस्टल दूर वाले के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने जो उत्सर्जन तंत्र पढ़ा है तो उसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसमें भी दो तरह की ट्यूब थी, पीसीटी एंड डीसीटी। तो जो बाउमन कैप्सूल के पास थी उसको प्रॉक्सिमल बोला गया और जो दूर थी उसे क्या बोला गया? डिस्टल बोला गया। ऐसे ही सेम जो पुष्पासन के पास होगा उसको प्रॉक्सिमल और जो दूर होगा उसे डिस्टल बोलेंगे। बेटा ये जो समीपस्थ हिस्सा होता है इसका काम क्या है? अधिकतर पुष्प के अंदर ये जो है ये इस परागकोश को अधिकतर पुष्प के अंदर ये किससे जोड़े रखता है? ये जोड़े रखता है पुष्पासन से। कौन सा भाग? समीपस्थ भाग। लेकिन कुछ फैमिली के अंदर, जैसे हमारे सिलेबस में है सोलेनेसी और दूसरा मालवेसी, इन दोनों फैमिली के पुष्प के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये वाला जो पार्ट है बेटा ये पुष्पासन से ना जुड़ करके किससे जुड़ता है? दल भाग से जुड़ता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे या इस तरह की लाइन हमें कोई दिखाई दे जो कहती है कि समीपस्थ हिस्सा पुष्पासन के साथ साथ दल से भी जुड़ता है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ऐसा देखने को मिलता है किसके अंदर? सोलेनेसी और मालवेसी कुल के अंदर। अगर आप लोगों को याद है तो हम जब सोलेनेसी फैमिली पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एंड्रोशम जो लिखते हैं उससे पहले कोरोला लिखते हैं बेटा, और उन दोनों के ऊपर इस तरह की लाइन होती है जो ये बताती है कि ये कोरोला एंड्रोशम से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा। फिर आता है दूसरा हिस्सा जिसको हम दूरस्थ भाग बोलते हैं। ये जो दूरस्थ भाग है ये क्या करता है? तो ये जोड़े रहता है किससे? परागकोश से।
ठीक है। तो मैंने कहा बेटा कि एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तंतुनुमा भाग होता है और दूसरा फूला हुआ सा पार्ट होता है जिसे हम पराग कोश बोलते हैं। ये जो तंतुनुमा भाग होता है इसके दो हिस्से होते हैं, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ। समीपस्थ हिस्सा जो होगा बेटा वो अधिकतर समय में आपको पुष्पासन से जुड़े हुए दिखाई देगा, लेकिन सोलेनेसी और मालवेसी कुल जो होता है वहां पे ये पुष्पासन से ना जुड़ करके किससे जुड़ता है, दल भाग से जुड़ता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर भी ये लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको। और जो हिस्सा दूर होगा उसे हम दूरस्थ हिस्सा बोलेंगे, जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, पराग कोश से जुड़ा हुआ रहता है। इतनी सी बातें हमें तंतु के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब हम वापिस आ जाते हैं किसके पास, ये जो फूला हुआ सा पार्ट है जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, पराग कोश के नाम से। बेटा ये जो पराग कोश होता है, इस पराग कोश के अंदर ही किसका निर्माण होता है, इसी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। अब सर ये परागकण क्या है, तो उसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। अभी के लिए आप मानो कि परागकोश वो भाग है जहां परागकण बनेगा और वहीं पे आगे जाके परागकण के अंदर नर युग्मक बनेगा। यानी मोटा मोटा बोले तो इसी के अंदर वो पार्ट बनेगा जिसमें नर युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। अब इस परागकोश को अगर हम देखते हैं और इस परागकोश को हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, तो मान लीजिए ये एक परागकोश है, ये आपको एक पुंकेसर का डायग्राम दे रखा है और ये क्या है बेटा, परागकोश, और ये क्या है, तंतु। ये जो परागकोश है, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से, मान लीजिए आप उस परागकोश को यहां से कट करें, इस तरीके से कट किया, बीच में से कट किया, फिर आधे हिस्से को हटाया और बाकी आधे को देखोगे तो आपको कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। कैसी, तो अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो ये आधा वाला पार्ट होगा और ये इसके नीचे आधा वाला पार्ट होगा, ऐसा, ठीक है। इसी को जब हम इस तरीके से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। समझ पा रहे हो क्या? तो इसको मैंने इस तरीके से कट किया, फिर उसके बाद ऊपर उठाया तो मुझे ऐसा दिखा, और फिर आपकी तरफ घुमाया तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और जब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें कुछ बातें समझ में आती है। क्या बातें समझ में आती है? तो आइए वन बाय वन उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, जो परागकोश होता है बेटा, उस परागकोश में हमें दो पालियां दिखाई दे रही है, एक पाली ये और दूसरी पाली ये। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो एक पाली ये और दूसरी पाली ये। तो एक परागकोश में दो पालियां होती है और हर एक पाली के अंदर आपको दो कोने दिखाई देते हैं। तो टोटल एक परागकोश में दो तो पालियां होती है और चार कोष्ठ होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जो परागकोश होता है वो द्विपाली चतुर्थ कोष्ठ संरचना है, चतुर्थ कोष्ठ संरचना है। एक परागकोश में दो पालियां दिखाई दे रही है और हर एक पाली में दो कोष्ठ है, इसीलिए टोटल कितने, चार कोष्ठ हो गए। इसीलिए हम बोलेंगे कि एक परागकोश जो है वो द्विपाली चतुर्थ कोष्ठ संरचना होती है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद बात करें तो ये वो भाग होता है जिसमें किसका निर्माण होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे परागकण का निर्माण होता है। अब ये जो परागकोश होता है बेटा, इसके ऊपर बहुत सारी परतें पाई जाती है। तो कौन कौन सी परतें पाई जाती है? तो अगर हम इसके आवरण की बात करेंगे तो इसके आवरण में कुल मिला के हमें चार परतें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तो सबसे बाहर की तरफ आपको देखने को मिलती है बाह्य त्वचा, जिसको हम इंग्लिश में एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें देखने को मिलती है अंतस्थीशियम, अंतस्थीशियम, जिसको हम इंग्लिश में एंडोथीशियम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हमें एंडोथीशियम, उसके बाद हमें तीसरी परत देखने को मिलती है जिसे हम मध्य परत के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम मिडल लेयर के नाम से जानते हैं। और सबसे आखिरी में हमें जो परत देखने को मिलती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? टैपिडम। इसको इंग्लिश में भी टैपिडम ही बोलते हैं। तो हमें कोई भी परागकोश हो, उस परागकोश में
4 परतें दिखाई देती है। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूं आपको, हाँ बेटा, ये एक डायग्राम दे रखा है, अगर इसको आप ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अरे क्या हो गया? एक सेकेंड बेटा। इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखो बेटा। चलिए, इस वाले डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, यहीं पे जूम कर देता हूं मैं। उस पे ध्यान मत दे आप, बस इतने से पार्ट पे ध्यान दे। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि सबसे बाहर की तरफ ये एक परत है, बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे बाहर की तरफ यहां पर एक परत है जिसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा। इसके बाद दूसरी परत जो है उसको हम बोलते हैं अंतस्तिशियम। ठीक है, तो यहां गए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अंतस्तिशियम लिख रखा है। सबसे बाहर की तरफ जो है उसको हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे बेटा तो वहां अंतस्त्वचा लिखा हुआ है, यहां पर भी अंतस्त्वचा लिखा हुआ है। तो ये अंतस्त्वचा नहीं है, ये बाह्य त्वचा है। थ्योरी में आपको बाह्य त्वचा देखने को मिलेगा, लेकिन डायग्राम में दोनों जगह अंतस्त्वचा कर रखा है। तो इसको काट के आपको सही करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाह्य त्वचा। उसके बाद अंतस्तिशियम आता है, और उसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें एक मोटी सी परत दिखाई देगी जिसे हम मध्य परत बोलते हैं। एक सेकेंड, इसको हल्का सा ऊपर खिसकाता हूँ मैं। हाँ, ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे? मध्य परत बोलोगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो सबसे अंदर की तरफ आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? टेपिटम बोलेंगे, टेपिटम। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम इसको जूम नहीं कर रहे हैं, और जब जूम नहीं कर रहे हैं तो टेपिटम के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? एक सेल का ग्रुप दिखाई देगा, और जो सेल का ग्रुप होता है उसे आप क्या कहते हो बेटा? उत्तक कहते हो। ठीक है, तो कई बार ये सवाल आता है, तो यहाँ पे एरो बना करके एक्स वाई जेड कुछ भी दे देता है, और उस एक्स वाई, मान लीजिए एक्स ऑप्शन दे दिया, तो उस एक्स ऑप्शन के बारे में लिखेगा कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। जबकि ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें हम जूम नहीं कर रहे हैं, और जहाँ जूम नहीं करते हैं हम, वहाँ हमें कोशिका दिखाई नहीं देती है, वहाँ हमें उत्तक दिखाई देता है। तो इसीलिए ध्यान रखना बेटा, टेपिटम के नीचे जो वाला पार्ट है वो उत्तक है। कौन सा उत्तक है? बीजाणुजन उत्तक। क्लियर है क्या? और इन दोनों पालियों को जोड़ने के लिए बीच में ये वाला जो पार्ट है, जो इन दोनों पालियों को जोड़ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजी। तो मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी जो है इसको अलग भाग नहीं मानती है, वो इसको जो एंथर वाला, जो परागकोश वाला भाग है, उसी में सम्मिलित कर लेती है। इसीलिए हमने कहा था कि 2 ही पार्ट होते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अब अगर हम इस इतने से पार्ट का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, मान लीजिए इसका, और उसको जूम करेंगे, तो जूम करने पे हमें कोशिकाएं दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है, इसमें अगर आपको पूछ ले तो बेटा टेपिटम के नीचे आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिका बतानी है। अब आपको उत्तक नहीं बताना है। लेकिन अगर आपको ये वाला डायग्राम दे दे तो बेटा यहाँ पे कोशिकाएं नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ पे आपको उत्तक बताना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वापस ये सबसे बाहर की तरफ एकल कोशिका से बनी हुई परत है, इसको इसने अंतस्त्वचा बोल रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? बाह्य त्वचा है। दूसरा बेटा, इसके नीचे वाली जो परत है उसको हम क्या बोलेंगे? अंतस्तिशियम बोलेंगे। और इस अंतस्तिशियम के नीचे अगर आप ध्यान दें तो ये दो परतों से मिलकर बनी हुई एक मोटी परत है जिसको मध्य परत बोलेंगे। और मध्य परत के नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो देखो आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं।
ये डॉट डॉट से जो है ये बताते हैं कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है उसमें संघन कोशिका द्रव्य होता है। तो कुल मिला के ये हल्का फुल्का स्ट्रक्चर के बारे में था। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेटा हमने क्या क्या पढ़ा? छोटा हो जा। हाँ, देखिए बेटा, हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी। क्या? तो मैंने आपको बताया कि एक पराग कोश जो होता है वो द्विपाली चतुर्कोश संरचना होती है। उसका निर्माण, उसके अंदर किसका निर्माण होता है? तो परागकण का निर्माण होता है। और उसके आवरण की बात करें बेटा तो उसमें 4 परतें होती है, ठीक है। फिर इसको हम द्विपाली चतुर्कोश संरचना क्यों बोल रहे हैं, ये बेसिक बातें बताइए, और इसका डायग्राम कैसे दिखता है उसके बारे में बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी चारों परतों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो बेटा तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या? हाँ, देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो पराग कोश जो होता है, एक सेकेंड, इसके अंदर मैं व्हाइट वाला पेन ले लेता हूं। पराग कोश, अरे पराग कोश जो होता है बेटा, उस पराग कोश के ऊपर हमने देखा है कि 4 परतें होती है, ठीक है। तो पराग कोश आवरण, तो पराग कोश आवरण में कितनी परतें होती है? 4। सबसे पहली जो परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा। सबसे पहली परत जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सबसे पहली परत जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? चलिए इसको 1 मिनट में मिटा देता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली परत जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहली परत जो होती है, ये मान लीजिए पराग कोश है। तो पराग कोश जो होता है, उस पराग कोश के ऊपर पराग कोश आवरण की बात करें तो पराग कोश आवरण में 4 परतें आती है। कौन कौन सी? तो हमने कहा कि सबसे पहली परत जो होती है उसे बाह्य त्वचा बोलते हैं। बाह्य त्वचा, अरे यार, सबसे पहली परत जो होती है उसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं? बाह्य त्वचा के नाम से। इसको इंग्लिश में हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये जो एपिडर्मिस होती है बेटा, सबसे पहले इसके बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या? कि ये एकल कोशिका से बनी हुई परत है। एकल कोशिका परत, अगर आप डायग्राम भी देखते हो तो उसमें आपको दिखाई देता है। दूसरा बेटा इसका क्या काम है? तो इसका काम है क्या? सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद बेटा जो उसके बाद जो दूसरी परत आती है उसको बोलते हैं हम अंतस्थीशियम। ये जो अंतस्थीशियम होती है, ये अंतस्थीशियम, इसको इंग्लिश में एंडोथीजियम बोलते हैं। इसके बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है ये भी एकल कोशिका से बनी हुई परत है। एकल कोशिका परत। इसकी जो कोशिकाएं होती है बेटा, इसकी जो कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका भित्ति जो होती है, उस कोशिका भित्ति में अल्फा सेलुलोज पाया जाता है और इसी कारण ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। स्फुटन में सहायता कैसे करेगी? तो बेटा इसकी नेचर ऐसी होती है कि जब इसको पानी की सप्लाई अच्छी खासी मिलती है
तब तो इसकी कोशिका भित्ति में तनाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये जो परागकोश है ये परिपक्व होगा तो यहाँ के जो उत्तक होंगे वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, यहाँ पानी की सप्लाई कम होगी। और जब बेटा यहाँ पानी की सप्लाई कम होगी तो इसकी कोशिका भित्ति में तनाव डेवलप होगा, और उसी तनाव के वजह से जिस पॉइंट पे ये सबसे कमज़ोर होता है परागकोश, वहाँ से ये फट जाएगा। और इसी फटने को हम क्या बोलते हैं? स्फुटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्फुटन बोलते हैं। तो ये वाली जो कोशिका भित्ति है, सॉरी, ये वाली जो परत है ये स्फुटन में सहायता करती है, स्फुटन में सहायक। उसके बाद बात करते हैं बेटा जो तीसरी परत है उसे हम बोलते हैं मध्य त्वचा। अरे क्या आ गया? उसे हम क्या कहते हैं? मध्य त्वचा। ये जो मध्य त्वचा होती है बेटा ये मिडल लेयर होती है, इंग्लिश में इसको मिडल लेयर बोलते हैं। इसके बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली बात तो ये 2 या 3 परतों से बनी हुई परत है, परतों से बनी परत। उसके बाद बेटा इसका काम जो है वो सुरक्षा प्रदान करना है। उसके साथ साथ बेटा ये क्या करती है, जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है, टेपिटम कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो शुरू की 3 परतों के लिए। उसके बाद बेटा हम सबसे लास्ट वाली परत की बात करें तो सबसे लास्ट वाली जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सबसे लास्ट वाली जो परत होती है उसे हम टेपिटम बोलते हैं। बेटा जो टेपिटम है इसके बारे में हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं, उन कोशिकाओं में संघन कोशिका द्रव्य होता है, संघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक कोशिका में जितना कोशिका द्रव्य होना चाहिए था ये उससे भी ज़्यादा होता है, ठूस के भरा होता है, तो इसको हम संघन कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और दूसरा बेटा ये कोशिकाएं केंद्रक विभाजन तो कर लेती है लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं करती है। इस कारण से एक कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, तो हम बोलते हैं ये बहु केंद्रीय कोशिका होती है, बहुकेंद्रीय कोशिका होती है, जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी बोलते हैं। अब बेटा ये जो टेपिटम है इसके काम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम 1 बाय 1 टेपिटम के काम के बारे में पढ़ते हैं। तो जो टेपिटम होती है उस टेपिटम के कुछ फंक्शन होते हैं। क्या? सबसे पहला तो ये बेटा पोषण प्रदान करती है। अब किस किस को पोषण प्रदान करती है? तो सबसे पहली बात तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका उनको करती है। दूसरा बेटा जो इससे गुरु बीजाणु बनेंगे उनको, और तीसरा गुरु बीजाणु से जो परागकण बनेंगे उनको। तो कुल मिला के इसका काम क्या है? पोषण प्रदान करना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु और परागकण को। उसके अलावा बेटा ये एक पदार्थ का सिक्रेशन करती है जिसे हम पोलन किट बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये पोलन किट का स्राव करती है। अब सर ये पोलन किट क्या होता है? तो आप ये समझिए बेटा कि मान लीजिए ये एक परागकोश है, इसका स्फुटन हुआ, इससे परागकण निकला, यहाँ पे था परागकण या अंदर थे। अब यहाँ पे मान लीजिए एक कीट आया है, अब इस कीट के पाँव पे अगर ये परागकण चिपक जाए और ये कीट मान लीजिए यहाँ मादा भाग के पास पहुँच जाए तो हो सकता है इसका युग्मक स्थानांतरण हो सके। तो इस कीट के पाँव से चिपकने के लिए इस परागकण को चिपचिपा होना पड़ेगा, या फिर इस कीट को इसकी ओर आकर्षित करने के लिए इस परागकण को रंग बिरंगा होना पड़ेगा, सुगंधित होना पड़ेगा। तो उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पोलन किट। इसका स्राव कौन करती है? टेपिटम। उसके अलावा बेटा जो परागकण होता है उसकी बाह्य त्वचा निर्माण में, बाह्य त्वचा की जगह मैं बोलूं बाह्य चोल निर्माण में सहायता करता है,
बाह्य चोल यानी एग्जाइम। तो बाह्य चोल निर्माण में सहायक या सहायता, बाह्य चोल निर्माण में सहायता करता है। ठीक, उसके अलावा बेटा ये जो टेपिटम है ये एंजाइम और उसके साथ साथ हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है बेटा, ये कुछ काम है जो टेपिटम करती है। क्या? पोषण प्रदान करना, पोलन किट का स्राव करना, बाह्य चोल का निर्माण करना और एंजाइम और हार्मोन का स्राव। और क्योंकि एक लेयर है तो नो डाउट सुरक्षा का काम तो करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये कुछ काम है जो टेपिटम करती है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम नोट डाल के कुछ बातें पढ़ेंगे। क्या? सबसे पहली बात, हमने कहा था कि जो परागकोश होता है वो द्विपाली चतुर्कोश संरचना वाला होता है, लेकिन परागकोश आपको एक पाली द्विकोष्ठ संरचना वाला भी मिल सकता है। किसके अंदर? तो इसका एग्जाम्पल है बेटा मालवेसी कुल के अंदर, और मालवेसी फैमिली हमारे सिलेबस के अंदर है। तो मालवेसी फैमिली जो है उसके अंदर आपको परागकोण एक पाली द्विकोष्ठ वाला देखने को मिलता है। दूसरा बेटा, दूसरी बात क्या आती है कि एनसीईआरटी बोलती है कि जो परागकोश होता है उस परागकोश की स्टार्टिंग की 3 परतें कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, दूसरा एंडोथीजियम, तीसरा मिडल लेयर। ये तीनों परतें जो है ये सुरक्षा भी करती है और साथ में परागकोश स्फुटन भी करती है। यानी एनसीईआरटी बोलती है कि ये तीनों परतें रिस्पॉन्सिबल है सुरक्षा करने में और साथ साथ में बेटा स्फुटन करने में। अब एनसीईआरटी ने वैसे किसी स्पेसिफिक परत के बारे में नहीं बोला है कि कौन सी स्फुटन करती है, उसने तीनों को बोल दिया है। लेकिन वैसे पूछ लिया जाए बेटा तो आपको याद रखना है एंडोथीजियम परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। और सबसे अंदर वाली जो परत होती है बेटा उसके बारे में एनसीईआरटी बोलती है, क्या बोलती है कि जो टेपिटम होती है वो टेपिटम जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है यानी जो परागकण बन रहे हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करेगी। तो हमें अगर मान लीजिए ये वाला स्टेटमेंट आ जाए कि शुरू की 3 परतें सुरक्षा और स्फुटन का कार्य करती है तो हमें इसको गलत नहीं समझना है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बातें हमें कुछ याद रखनी है। कौन कौन सी? पहला तो जो मालवेसी कुल होता है बेटा उस मालवेसी कुल के अंदर परागकोश एक पाली द्विकोष्ठ संरचना वाला होता है। और दूसरा बेटा ये जो परागकोश होता है इस परागकोश में आपको शुरू की 3 परतें जो दिखाई देती है वो सुरक्षा और परागकोश स्फुटन में सहायक होती है। और जो अंदर वाली परत होती है टेपिटम उसके काम हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में ये वाले देखे थे। ठीक है, अब अगर हम पीछे की तरफ जाएं वापस जो हमने पढ़ा है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड, पहले मैं हल्का सा इस वाले पार्ट को इरेज कर लेता हूं। हाँ, इस वाले पार्ट को अगर हम इरेज करके ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? एक सेकेंड, और तो कुछ नहीं है। हाँ नहीं, अगर आप ध्यान से देखो, अरे एक और बच गया। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो मैं हल्का सा इस पार्ट को जूम करूंगा। देखिए बेटा ये वाला जो पार्ट है अगर हम इस पे कुछ बातें लिखें, क्या क्या? सबसे पहली बात तो हमें सर 2 पालियां दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक पाली और ये दूसरी पाली। और हर पाली के अंदर मुझे या हर इस परागकोश में अगर देखें तो ये पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत
और ये चौथी परत, चारों परतें दिखाई दे रही है। बेटा ये जो चौथी परत है इसे हम टैपिटम बोलते हैं। इस टैपिटम के अंदर आपको बहुत सारी एक जैसी सेल्स दिखाई, एक जैसी कोशिकाएं दिखाई देगी, और हर एक कोशिका आगे जाके लघु बीजाणु या बीजाणु का निर्माण करने में सक्षम है। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे हम उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक। और वो कोशिकाएं अगर बीजाणु निर्माण कर सकें तो ऐसे उत्तक को हम क्या बोलेंगे? बीजाणुजन उत्तक। क्या बोलेंगे बेटा? बीजाणुजन उत्तक। तो टैपिटम एक जैसी कोशिकाओं को आवृत करके रखती है और हर एक कोशिका आगे बीजाणु बनाने में सक्षम है, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को आप क्या बोल दोगे? बीजाणुजन उत्तक। ठीक है बेटा? तो ये टैपिटम जो है इस बीजाणुजन उत्तक को आवृत करके रख रही। तो टैपिटम के अंदर जो बीजाणुजन उत्तक है ये कोशिकाओं से मिलके बने होंगे, और हर एक कोशिका क्योंकि आगे जाके लघु बीजाणु बना सकती है, इसलिए हर एक कोशिका को हम किस नाम से जानेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, अगर ये टैपिटम से आवृत हो जाए तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु धानी। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु धानी। अब सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो वापस सारी चीजें इधर ध्यान से देखो। मैंने कहा बेटा इधर ध्यान से देखो, मैंने कहा आपको कि मान लीजिए बेटा ये परागकोश, इस परागकोश में 4 परतें थे। जो चौथी परत है टैपिटम, वो एक जैसी सेल्स को आवृत करके रख रखी है। एक जैसी सेल्स को आवृत करके रख रखी है। तो एक जैसी सेल्स का जो समूह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बीजाणुजन उत्तक। अब बेटा ये रही टैपिटम, और इस टैपिटम के अंदर है ये बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक जो होगा वो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, और हर एक कोशिका को आप क्या नाम दोगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो टैपिटम बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका को आवृत करके रखता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। तो एक लघु बीजाणु धानी यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ और चौथी। तो टोटल कितनी लघु बीजाणु धानी हो गई? 4 लघु बीजाणु धानी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लघु बीजाणु धानी कैसे फैल रही है, तो अगर हम क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट डायग्राम देखें तो हमें दिखाई देगा कि ये लघु बीजाणु धानी इस परागकोश के लंबाई के अनुसार फैल रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो टैपिटम होता है वो आवृत करता है किसको? एक समान कोशिका को। एक समान कोशिका को, या फिर मैं ऐसा बोलूं लघु बीजाणु मात्र कोशिका को। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को आवृत कर। तो टैपिटम अगर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को आवृत करे तो उससे जो संरचना बनेगी उस संरचना को आप क्या बोलोगे बेटा? लघु बीजाणु धानी। मेरे हिसाब से आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब अगर हम लघु बीजाणु धानी की बात करें तो इनकी कितनी संख्या होती है? तो इनकी संख्या होती है सर 4, क्योंकि अगर आप डायग्राम देखो पीछे वाला तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ही 1 2 3 4। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है सर। इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा बेटा ये कैसे फैली रहती है? तो ये लंबवत फैली हुई रहती है। लंबवत फैली हुई रहती है। और एक लंबवत फैली हुई रहती है। और बेटा इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर निर्माण होता है किसका? परागकण का। तो जब लघु बीजाणु धानी में
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या टेपिटम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं को आवृत कर रहा है, तो इसको हम किस नाम से जान रहे हैं? लघु बीजाणु धानी। लेकिन जब यही परिपक्व हो जाएगी और अब इस टेपिटम के अंदर अगर परागकण बने हुए दिख जाएंगे तो अब इसको लघु बीजाणु धानी नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या नाम देंगे हम? अब हम इसको बोलेंगे परागपुट्टी। क्या बोलेंगे? परागपुट्टी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आई होगी कि कब तो हमें लघु बीजाणु धानी बोलना है और कब हमें परागपुट्टी बोलना है। तो जब टेपिटम जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को आवृत करे तब तो हम उसको लघु बीजाणु धानी बोलेंगे, और यही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जब विभाजन करके परागकण बना ले तब इससे लघु बीजाणु धानी ना बोल करके क्या बोलेंगे? परागपुट्टी बोलेंगे। ठीक है, तो हमें सारी बातें धीरे धीरे सर समझ में आ गई है। क्या क्या समझ में आया? तो आइए उसको हम वापस से डिटेल से देखते हैं। अगर मैं इसको वापस नॉर्मल करूं हाँ सही है क्या? हाँ ठीक है बेटा, एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं अपन, जो एक्स्ट्रा पार्ट अपन ने लिखा था उसको, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ध्यान से देखिए इधर। तो हमने कहा था कि ये जो परागकोश होता है उसमें 2 पालियां होती है और हर एक पाली जो होती है उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, इसीलिए इसको द्विपाली चतुर्कोश संरचना बोला गया। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों पालियां जो दोनों कोष्ठ जो होते हैं बेटा, दोनों कोष्ठ जो होते हैं वो दोनों कोष्ठ जो होते हैं, हाँ अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो दोनों कोष्ठ जो होते हैं, दोनों कोष्ठों को अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो दोनों कोष्ठों को बीच में, दोनों कोष्ठों के बीच में एक खांच सी लाइन पाई जाएगी। जैसे ये तो 2 पाली का हो गया, लेकिन इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक खांच देखने को मिलेगी, जो कैसे फैली हुई रहेगी बेटा? लंबवत फैली हुई रहेगी। तो दोनों कोष्ठों को अलग करने के लिए बीच में, इन दोनों कोष्ठों के बीच में क्या होती है बेटा? एक खांच होती है जो लंबवत फैली हुई रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 4 परतें होती है और जो चौथी परत होती है वो एक जैसी कोशिकाएं जो कि बीजाणु बनाने में सक्षम होती है उनके ग्रुप को आवृत करके रखती है। तो वो जो ग्रुप होगा उसे हम बीजाणुजन उत्तक बोलेंगे। और टेपिटम के अंदर अगर बीजाणुजन उत्तक उपस्थित होगा तो उसे अपन लघु बीजाणुधानी बोलेंगे। और जब ये बीजाणुजन उत्तक की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं विभाजन करके परागकण बना देगी तब इसी लघु बीजाणुधानी को हम परागपुट्टी के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये हो गया संरचना के बारे में। अब सर आखिरकार इसके अंदर किस प्रकार से परागकण बनते हैं, थोड़ा उसके बारे में समझाइए। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा लघु बीजाणु जनन। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि नर के अंदर युग्मक निर्माण कैसे होता है। तो पहले मैंने कहा कि आप संरचना को समझो, हमने संरचना को समझ लिया। अब हम समझेंगे कि उसके अंदर बनते कैसे हैं आखिरकार। तो बनते कैसे हैं उसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, लघु बीजाणु जनन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन को।